हाँ जी बच्चा, लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको ये याद करवा दूं कि हम टॉपिक कर क्या रहे हैं। मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ कि कैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर के ऊपर। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल लेजिस्लेचर पे। एग्जीक्यूटिव में क्या कुछ है मैंने आपको बताया था। एग्जीक्यूटिव में होता है एक प्राइम मिनिस्टर, एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारे मिनिस्टर हमारे जितने भी रेलवे मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो सारे मिलके एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो एग्जीक्यूटिव तो देखो वो बहुत पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर होती है, ठीक है। और लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? लेजिस्लेचर में होते हैं सारे एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं। 545 के 545 एमपी लेजिस्लेचर में बैठते हैं, पर इनमें से 272 तो होते हैं गवर्नमेंट के, बाकी होते हैं वो वाली पॉलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्शन हार गई हैं, ठीक है। तो ये होती है लेजिस्लेचर। अब ये 545 उन प्राइम मिनिस्टर पे और उसके मिनिस्टर्स पे कैसे कंट्रोल एस्टेब्लिश करे, ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो हमने पहले पॉइंट्स कर लिए थे, मैंने आपको करवा दिए थे कई पॉइंट्स। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन करा दिया था कि लेजिस्लेचर में डेलिब्रेशंस होती हैं। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार करना या डिस्कशंस होती हैं, ये मैंने पॉइंट आपको करवाया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन आर के बारे में बताया था, जीरो आर के बारे में बताया था। अब मैं अगला पॉइंट ले रही हूँ, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। देखो पिछले पेज पे आपने पता नहीं मुझे याद आपने पढ़ा कि नहीं, रेटिफिकेशन का मतलब होता है लॉ को पास करना, ठीक है। लॉ को पास करना, उसको अप्रूव करना लॉ को और पास करना। ये चीज आप सबको पता है कि अगर सपोज करो ये लोकसभा है और ये है आपकी राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में जब कोई बिल पास हो जाएगा फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जब वो बिल पास हो जाएगा फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लॉ ऐसे ही बनता है ना, ये आप सबको पता है। अब लॉ को पास करने का काम पार्लियामेंट करती है। फिर आप कहोगे मैडम पार्लियामेंट के लॉ को पास करने से क्या होता है? पार्लियामेंट में 545 जने हैं, 272 गवर्नमेंट के हैं, तो बात तो गवर्नमेंट वाली ही ज्यादा है, तो इन्हीं की मानी जाएगी, लॉ तो बन ही जाएगा। ये बात भी मैंने आपकी मान ली, भी लॉ तो बन ही जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट वाले 272 है ज्यादा है। पर देखो लॉ तो चाहे वोटे ये सारे तो पॉजिटिव में वोटे डालेंगे जो सरकार का लॉ है, पर फिर भी डिस्कशन तो होती है, ठीक है। डिस्कशन भी होती है। और एक चीज और, सपोज करो ये दो 272 के 272 बीजेपी के हैं, फिर तो चलो ठीक है, इन सब ने बीजेपी में वोट डाल दी, सारी सरकार है इनकी और इनका लॉ बन गया। पर सपोज करो बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आई थी और इसमें से बीजेपी भी है सरकार में अकाली दल भी है, सरकार में और भी कई पॉलिटिकल पार्टियों को जोड़ के सरकार बनी है, ठीक है। अब उसमें से अगर थोड़े से किसी दो तीन कोलिजन पार्टनर्स ने बिल के फेवर में वोट्स नहीं डाली तो बिल पास नहीं होता, लॉ नहीं बनता। बात समझ रहे हो कि अब अगर ये 272 के 272 एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं, बीजेपी के सपोज करो, फिर तो लोग आसानी से बना लेंगे। पर अगर ये अलग अलग पार्टीज का कलूजन है तो इनको अपने कलूजन पार्टनर्स को भी तो मनाना पड़ेगा लॉ बनाने के लिए, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको ये पैराग्राफ, मैसेज करो। फिर पहले ये पैरा सुन लो, चलो फिर चाहे मैसेज कर देना। कहते पार्लियामेंट कंट्रोल करती है किसके लिए? अपनी पावर ऑफ रेटिफिकेशन के जरिए। एक बिल है भी तभी लॉ बन सकता है अगर उसे पार्लियामेंट अप्रूव करे, नहीं तो एक बिल लॉ ही नहीं बन सकता। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए होती है मेजोरिटी की, और मेजोरिटी मिलनी गवर्नमेंट को कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी पहले से ही है तभी वो सरकार चला रहे हैं। पर सच अप्रूवल्स हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। पर ये मत समझो कि हमेशा ही उनको अप्रूवल मिल जाएगा। गवर्नमेंट को बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बार्गेनिंग का मतलब तो क्या है? जैसे हम कहीं बाजार से सब्जी खरीदते हैं तो हम कहते नहीं 10 रुपए की नहीं 8 रुपए की लगा ले, मोल तोल करना। या फिर आप कहोगे किसके साथ मोल तोल करती है सरकार, वो मैं बताती हूँ। नेगोटिएशन करने का मतलब होता है किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए बातचीत करना। सरकार अपने कोलूजन पार्टनर्स के साथ, एक रूलिंग पार्टी है वो किस किस से मिलके बनी है, उसमें बीजेपी है, उसमें एक्स एक्स पार्टी है, उसमें वाई पार्टी है, उसमें जेड पार्टी है। तो इनको इन पार्टियों को मनाना नहीं पड़ेगा अपने कोलूजन पार्टनर्स को कि हमारे साथ हमें ही वोट डालना। तो गवर्नमेंट को कोलूजन पार्टनर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, उनके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है,
और फिर वो मानते हैं। इवन कई बार तो गवर्नमेंट को ऑपोजिशन को भी बनाना पड़ता है, फिर कहीं जाके लॉ बनता है। अगर जो गवर्नमेंट से, यहाँ मेरा मतलब एग्जीक्यूटिव से है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर, उन्हें चाहे आप गवर्नमेंट को हो चाहे एग्जीक्यूटिव को हो, एक ही बात है। प्राइम मिनिस्टर प्लस सारे मिनिस्टर, ये होते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, हम गवर्नमेंट का मतलब समझ गए ना। अब आप ये सुनो कि मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो ज्यादातर लोग होते हैं, गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है लोकसभा में, पर राज्यसभा में कई बार नहीं भी मेजोरिटी होती। इसकी एग्जांपल इन्होंने बताई है कि जनता पार्टी का रूल था 1977 में। जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और एनडीए का रूल था। एनडीए है बीजेपी और उसके सहायक, मतलब सहायक उसकी पार्टियां जिनके साथ मिलके बीजेपी ने अलायंस बनाया है, उनको हम एनडीए कहते हैं। नहीं सॉरी, कांग्रेस के अलायंस का नाम है एनडीए, और यूपीए कांग्रेस के अलायंस का नाम है, और एनडीए बीजेपी के अलायंस का नाम है। तो गवर्नमेंट ने फोर्स विल बी फोर्स टू मेक सच कंसेशंस टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस। तो गवर्नमेंट को काफी कंसेशंस देने पड़ते हैं, काफी छूट देनी पड़ती है अपने कोल्यूजन पार्टनर्स को, ताकि वो इन बिलों को पास कर दें। अब कई बिल ऐसे होते हैं जो लोकसभा है फेल्ड टू एनेक्टेड, जो लोकसभा लागू ही नहीं कर पाती। जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल था, ये राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि लॉज को पास करने में पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। कल्ली एग्जीक्यूटिव लॉज को पास नहीं कर सकती। अप्रूवल करना लॉज को, पास करवाना उनको, ये सारा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, और इस सब में पार्लियामेंट मेजर रोल प्ले करती है। तब तो पार्लियामेंट का रोल और भी बढ़ जाता है अगर कल्यूजन गवर्नमेंट आई हो तो। अब बताओ, ये अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन आपको समझ आ गया? फिर मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊं, फाइनेंशियल कंट्रोल। मैसेज करो, लिटिल बिट कुछ ना कुछ समझ आ गया? ठीक है बेटा, अब आगे देखें। ओके हरमनप्रीत, चलो अब अगला पैराग्राफ करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंस का क्या मतलब है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसे संबंधी, ठीक है, मनी रिलेटेड चीजें। कहते हैं एज मेंशन अर्लियर, कि जो देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो पैसे संबंधी बातें हैं, अ, किस काम आता है पैसा? गवर्नमेंट ने सपोज को कोई प्रोग्राम बनाया है, गवर्नमेंट ने सपोज को ये सोचा है कि हम एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे, तो इसको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट उस पैसे को ग्रांट करवाती है बजट के जरिए। एक बजट बनता है। बजट का मतलब पता क्या होता है? देखो जैसे हम घर चलाना होता है, हमने, हमारे पास इनकम है 50,000 रुपये मंथ की, वो हमारी इनकम है, और हमारे खर्चे होते हैं कि हमारा ये खर्चा है, वो खर्चा है, ये खर्चा है। सारे खर्चे हम एक तरफ लिख लेते हैं, अपनी इनकम एक तरफ लिख लेते हैं। उसे हम कहते हैं बजट बनाना, कि इनकम के हिसाब से कितना एक्सपेंडिचर करेंगे हम, उसे हम कहते हैं बजट। तो अगर एक घर को चलाने के लिए बजट बनाना पड़ता है, तो देश को चलाना, देश तो इतना बड़ा है, देश को चलाने के लिए भी बजट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बजट को प्रिपेयर करना, भी कितनी इनकम है और कितना खर्चा करना है। फिर उस बजट को प्रेजेंट किया जाता है अप्रूवल के लिए। किसकी अप्रूवल के लिए? लेजिस्लेचर की। देखो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एक ही बात होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर सुन लो। तो फिर उस बजट को लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है, और ये सरकार के लिए कंपलसरी है। बजट को लेजिस्लेचर में पेश करना सरकार के लिए ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है। और इस तरीके से जब बजट पेश होता है लेजिस्लेचर में, तो सारी लेजिस्लेचर को पता चल जाता है कि सरकार किस चीज पे पैसा खर्च करने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार आलतू फालतू खर्चे नहीं कर सकती, उसे सारी पार्लियामेंट को बताना पड़ता है कि हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये पेज हो गया, अगला पेज पे चलती हूँ, वेट करो। तो अब क्या होता है कि लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट। अब देखो लेजिस्लेचर कई बार मना कर देती है। अब सपोज करो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैंने तो 15 जेट प्लेन खरीदने हैं। हो सकता है लेजिस्लेचर कह दे भी नहीं, भी खर्चा मत करो, ये पैसे लोगों के लिए सड़कें वगैरह बनाने पे लगाने चाहिए, यहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। इस तरह से लेजिस्लेचर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तो दे देती है ना, भी सरकार को ये पैसे ऐसे खर्च नहीं करने चाहिए। पर दिस सेल्डम हैपन, पर आमतौर पे ये नहीं होता। लेजिस्लेचर कुछ नहीं कहती, क्योंकि लेजिस्लेचर का मतलब होता है क्योंकि गवर्नमेंट, उनको पता है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी है,
वो पैसे वहीं खर्च करेंगे जहां उनका मन करता है। बट बिफोर ग्रांटिंग मनी इन लोकसभा, पर मनी जब लोकसभा में से ग्रांट होती है सरकार को, कैन डिस्कस द रीजन, पर वो सरकार से कारण पूछ सकते हैं बाकी सारे मेंबर लेजिस्लेचर के, कि आपको इतने पैसे की क्यों जरूरत है। ठीक है, मना नहीं कर सकते, सरकार जहां मर्जी पैसे खर्च करती है, पर गवर्नमेंट से रीजन पूछती है पार्लियामेंट कि आप ये पैसा कहाँ खर्च करोगे। एंड इट कैन इंक्वायर, और पार्लियामेंट ये इंक्वायरी भी करती है भी कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा फंड्स का, कहीं गवर्नमेंट गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही फंड्स का। ठीक है, और वहां पे ना जो लेजिस्लेचर होती है उसमें कंट्रोलर होता है, एक ऑडिटर जनरल होता है, ये लोग बताते हैं, ये अपनी रिपोर्ट में राइट करते हैं कि भी सरकार कहीं मिसयूज कर रही है कि नहीं कर रही फंड्स का, पैसे का मिसयूज नहीं कर रही सरकार। तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर है ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और ये भी देखती है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। देखो, अब अगर सरकार ने अपने बजट में ये लिखा है भी हम इतने एरोप्लेन मंगवाएंगे, इतने फाइटर प्लेन मंगवाएंगे, इतने जेट प्लेन मंगवाएंगे, तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार मिलिट्री पे ज्यादा खर्च करना चाहती है। तो सरकार की पॉलिसी क्या है? मिलिट्री की, डिफेंस की पॉलिसी है। अगर बाई चांस बजट में ये लिखा है हम इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे, हम इतने कॉलेज खोलेंगे, हम इतने स्कूल खोलेंगे, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है? एजुकेशन का प्रचार करना चाहती है गवर्नमेंट, और एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है। तो यानी कि जब भी बजट पेश होता है तो इससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिफ्लेक्ट होती हैं कि सरकार आगे करना क्या चाहती है। फाइनेंशियल कंट्रोल के जरिए लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। अब सपोज करो ऐसा कोई बजट आ गया जिसमें डिफेंस के ऊपर काफी पैसा खर्च करने को लिखा हुआ है, तो ऑपोजिशन पार्टियां बोलेंगी भी सरकार इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लगा रही है, लोगों की भलाई के कामों पे लगाई। तो कुल मिला के पैसे को कंट्रोल नहीं करती पार्लियामेंट, वो सरकार की पॉलिसीज को कंट्रोल करती है बजट को देख के, क्योंकि बजट को देख के समझ आ जाती है भी गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर पैसा खर्च करना चाहती है। हाँ जी, मुझे मैसेज करो सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल बजट समझ आ गया, तो फिर मैं थर्ड पॉइंट शुरू करूँ। मैसेज करो बेटा। ओके धर्मप्रीत। अर्शदीप ठीक है बेटा, अगर डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। ओके लवप्रीत मनप्रीत ठीक है। अब आगे देखो, अगला टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करो, मैं माइक ऑन कर दूंगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में देखो क्या मतलब होता है इसमें ना, देखो ध्यान से सुनना, मैं पहले आपको वैसे बताती हूँ। देखो मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि 545 मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा में। उसमें से मैं रेड कलर से तो मैंने बना दिए 545 बाकी ऑपोजिशन पार्टी वाले, ठीक है, और मैंने ग्रीन कलर से बना दिए ये सरकार के मेंबर्स, गवर्नमेंट है ये। ग्रीन कलर से 272 है गवर्नमेंट के, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो ये 272 के 272 अगर तो बीजेपी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं, बीजेपी की या कांग्रेस के, फिर तो ठीक है। पर अगर ये कल्यूजन गवर्नमेंट है, कल्यूजन गवर्नमेंट मतलब एनडीए, मतलब कि या तो कई पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर बनाई है या यूपीए की, अगर कई पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर बनाई है तो कई बार पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने का मतलब क्या है? इनको जो सरकार बनाते हैं उनको 272 एमपी चाहिए ही होते हैं, पक्का ही चाहिए होते हैं। अगर इनमें से 15 20 जितने मर्जी सरकार कहे कि हमने तो सरकार छोड़नी है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के थे, सपोज करो कोई एक छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके 15 एमपी थे जो सरकार में थे, वो कहते हैं हमने तो नहीं सरकार को अपना विश्वास देना, हमने तो अलग होना है। अगर वो ऐसा कहेंगे तो ये 272 से कम हो जाएंगे ना। और अगर ये 272 से 271 भी रह गए तो भी गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो भी सरकार नहीं बनेगी। तो इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि जब थोड़े से 272 से कम संख्या में लोग यस करें सरकार के लिए, तो उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। देखो, सबसे पावरफुल वेपन है पार्लियामेंट के पास इस चीज को इंश्योर करना कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन देना सरकार के खिलाफ, ये पार्लियामेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। कहते हैं एज लॉन्ग एज, जब तक गवर्नमेंट के पास कोलूजन पार्टीज की सपोर्ट होती है
तब तक तो उनकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में। अगर 272 MP साथ हैं तो इनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, ठीक है। पर उसके बाद द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रेदर देन रियल। कहते फिर तो गवर्नमेंट को नहीं मतलब खत्म नहीं किया जा सकता, डिसमिस नहीं किया जा सकता। पर 1989 जब ईयर था ना, उसके बाद देखो बीजेपी क्या कहते हैं वीपी सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई, बहुत से प्राइम मिनिस्टर की सरकार आई जो साल भी नहीं चली। देखो अब तो नरेंद्र मोदी को 5 साल हो गए, अगले 5 साल चल रहे हैं नरेंद्र मोदी के। उसके पहले मनमोहन सिंह ने 10 साल हमारे कंट्री में एज अ प्राइम मिनिस्टर काम किया था। पर 1989 के टाइम पीरियड में ना वीपी सिंह की गवर्नमेंट, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी की भी गवर्नमेंट आई, वो साल भी नहीं चली। वो क्यों क्यों वो खत्म हो गई थी? क्योंकि उन गवर्नमेंट्स को रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था। कॉन्फिडेंस मतलब उनके साथ 272 MP नहीं रहे थे। इन सारी गवर्नमेंट्स को लोकसभा में इन्होंने कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दिया था, क्योंकि इनके कोलिजन पार्टनर्स ने इनको सपोर्ट नहीं दी थी। कोलिजन पार्टनर जो पॉलिटिकल पार्टियों ने के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी ना, उन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी सपोर्ट वापस खींच ली थी, तो इसीलिए इनकी सरकारें गिर गई थी और न्यू इलेक्शन हुए थे। तो ये बात समझ आ गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है, कि अगर 272 से एक भी MP कम हो गया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी, उसके चाहे 1 साल ही हुआ हो। जैसे वीपी सिंह की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार थी, वो एक साल भी नहीं पूरा करा उन्होंने और वो सरकारें गिर गई, क्योंकि उनके पास उनके जो कोल्यूजन पार्टनर्स हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, उन्होंने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया और वो कम हो गए और वो सरकार गिर गई। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से पार्लियामेंट जो है वो ये पैराग्राफ ही करेंगे, ठीक है फिर हम आज। तो पार्लियामेंट जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और एग्जीक्यूटिव को एक अच्छी सरकार बनवाती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनवाती है। इट इज हाउएवर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पज, और ये जरूरी भी है, ठीक है, that there is adequate time at the disposal of the house, the members are interested in discussion and participate effectively, and there is willingness to compromise amongst the government and the opposition। बस कुछ भी नहीं है कि प्रॉपर एडुकेट टाइम होना चाहिए एट द डिस्पोजेबल ऑफ द हाउस, कि हर हाउस में अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, हर हाउस में डिस्कशंस प्रॉपर होनी चाहिए, और हर हाउस में ऑपोजिशन को भी मौका मिले सरकार के खिलाफ बोलने का। पर पिछले 20 डिकेड से, 2 डिकेड्स मतलब पिछले 20 सालों से, 2 डिकेड्स होते 20 सालों से, पिछलों से, देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सेशन ही नहीं होते टाइम पे, और ज्यादा टाइम वेस्ट करते ही नहीं है, वो डिबेट्स करते ही नहीं है। तो ये चीज गलत है, ठीक है। कहते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या करें, वो मंत्री पूरे ही नहीं होते, आते ही नहीं है, वो बायकॉट कर देते हैं, या फिर ओपोजिशन शोर मचा देती है, तो संसद की कार्रवाई अच्छे से चल ही नहीं रही है। तो ये चीज काफी गलत हो रही है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।